अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अहमद शफी है। एंड मेरा ताल्लुक मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी कराची पाकिस्तान से। अच्छा, आज की क्लास में मैं आपके साथ एक ओरिएंटेशन सेशन डिस्कस करना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू कोर्स आउटलाइन ऑफ दिस न्यू एडिशन जो ये आपके सीए के अंदर ऐड हुआ है, कैफ 6 एमएफए के नाम से, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। अच्छा, ये सीए स्टूडेंट्स के लिए एक शायद नया एडिशन है कि यार कैफ 6 आ गया है, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस आ गया है, नया पेपर आ गया है। बट एज फार एज एसीसीए स्टूडेंट्स आर कंसर्न, क्योंकि बहुत से लोग यूजुअली कहते हैं कि भाई एसीसीए सीए के स्टूडेंट्स यूजुअली रिलेटेड होते हैं, सबको एक दूसरे का पता होता है, जॉइंट स्टूडेंट्स भी होते हैं काफी। अच्छा, उनके लिए ये बिल्कुल एक समझे आप पीस ऑफ केक या पुराना पेपर है, क्योंकि वो सालों साल से इस पेपर को पढ़ रहे हैं अपनी इसी से स्टडीज में। हाँ, सीए में ये कैफ 6 के तौर पे एक न्यू एडिशन हुआ है, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। अच्छा, इस पेपर में आपके पास एरियाज जो हैं वो तीन हैं। एक है मैनेजरियल एनालिसिस का एरिया जो कि आपको सेक्शन ए के नाम से नजर आ रहा है, एक फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट के नाम से एरिया है जो सेक्शन बी के नाम से नजर आ रहा है, और एक सेक्शन सी के नाम से बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस। अच्छा, क्योंकि मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर आपके पास तीन एरियाज ऐड हुए हैं, और मजेदार बात ये तीनों एरियाज आपस में रिलेटेड नहीं है। मैनेजरियल एनालिसिस सेपरेट है, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट सेपरेट है, बजटिंग प्रोजेक्शन सेपरेट है। तो हमने ये डिसाइड किया है मिर्चा वाला साहब ऑफ अकाउंटेंसी के ब्याह पे कि हम इसको स्पेशलाइजेशन फॉर्म में टीच करें। अगेन, सीए स्टूडेंट्स के लिए नया पेपर है, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हमारा जाहिर सी बात है काफी इंटरेक्शन रहा है एसीसी स्टूडेंट्स के साथ भी, तो हमारे लिए बिल्कुल एक पुराना पेपर है। 10 साल 12 साल से हम इसको डील कर रहे हैं, तो हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे। इसमें जो मैनेजरियल एनालिसिस का एरिया आपका सेक्शन ए, वो डील करेंगे इसके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सर सुभान मिर्चावाला। मेरे ख्याल में इनको इंट्रोड्यूस कराने की नीड नहीं है। अच्छा, और फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट जो बी है, और जो बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस का एरिया है, ये दोनों एरियाज में यानी कि अहमद शफी ये डील करूंगा आपके साथ। ठीक है, वेटेज आप देख सकते हैं कि 35 to 45% वेटेज जो है वो सेक्शन ए को दिया हुआ है, सर सुभान मिर्चावाला के पोर्शन को, और रिमेनिंग आप देखें 50-55% पोर्शन जो है वो मेरा एरिया कवर करेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों एरियाज के अंदर है क्या, ये तीनों एरियाज के अंदर है क्या? अच्छा, सेक्शन ए जो मैनेजरियल एनालिसिस है ना, जो कि एरिया सर सुभान का है, इस पर मैं आपके साथ बहुत ज्यादा डिटेल्ड बात नहीं करूंगा, क्योंकि सर सुभान मिर्चावाला आपके साथ अपनी ओरिएंटेशन के अंदर इसके ऊपर खुद डिटेल्ड बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, और स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब ये वो उस एरिया में स्पेशलाइज है तो उस पर वही बात करें, मैं इस एरिया के अंदर स्पेशलाइज हूं तो उस पर मैं बात करूं। ठीक है, फिर भी एक जेनेरिक फॉर्म में आपसे अगर बात की जाए तो मैनेजरियल एनालिसिस के अंदर ये आप देख रहे हैं पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, थोड़ा सा पेस्टल एनालिसिस है। ठीक है, एनालिसिस है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का। ठीक है, बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट का असेसमेंट है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है वो असेसमेंट है, डिफरेंट मॉडल्स हैं, बीसीजी मैट्रिक्स, एथिक्स। ठीक है ना, तो ये सारा एरिया जिसपे मैंने आपके साथ डिटेल में बात नहीं करनी, वो सब उनका एरिया। ठीक है। अच्छा, अब जो मेरे एरिया की तरफ आते हैं, देखिए मेरे एरियाज दो हैं, एक है फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट, और दूसरा है बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस, यानी कि सेक्शन बी है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये सारा, और सेक्शन सी है फिर बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस। आपके लिए नया एरिया, मुझे तकरीबन 10 साल 12 साल हो चुके हैं ये पूरा जो आपका फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट है और जो बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस है,
ये किसी आपके ACCA बच्चे से मालूमात हो, ये पूरा का पूरा ACCA F5 एंड ACCA F9 का सिलेबस है। हम क्योंकि 10-12 साल से इसी से क्वालिफिकेशन डील कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इंस्टीट्यूशन की आप ACCA के अंदर जो है वो रैंकिंग देख सकते हैं, मालूमात कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये चीज ऐसी है जो हम 10-12 साल से ACCA में डील कर रहे थे, अब हमें आपके साथ डील करना है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहला एरिया है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल मेथड्स के साथ इसका ताल्लुक है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स मायने सेंट्रल टेंडेंसी मेथड, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारे के सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, अब सर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का काम किया। देखिए, मेनली एक बिजनेस का बहुत अहम एरिया होता है फोरकास्टिंग का। यानी क्या कहते हैं, अगर कोई बिजनेस फोरकास्ट नहीं कर रहा ना, तो वो एक बस ऐसी शिप है जो बगैर डायरेक्शन के चल रही है और किसी भी टाइम किसी भी आइसबर्ग से टकरा जाएगी, टाइटैनिक की तरह। तो बिजनेस का एक मेजर काम है फोरकास्टिंग। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो इसके अंदर इंक्लूडेड है ना, वो आपको फोरकास्टिंग हेल्प करेंगी। फ्यूचर ईयर में सेल्स कितनी होनी है, फ्यूचर ईयर में कॉस्ट कितनी आनी है, ताकि कंपनी अपने हिसाब से प्रॉपर एनालिसिस कर सके। फाइनेंसिंग एंड रिस्क एनालिसिस जो इसका दूसरा एरिया ना, वो आप समझे पूरा F9 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा। डिस्कस वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंक्लूडिंग डेट, इक्विटी एंड इस्लामिक फाइनेंस। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डिस्कस करें। किसी भी कंपनी को जब फाइनेंस रेस करना होता है ना, किसी भी कंपनी को फाइनेंस रेस करना होता है, तो हम कहते हैं कॉमनली फाइनेंस रेस करने के उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, डेट और इक्विटी, ठीक है जी। किसी भी कंपनी को फाइनेंस रेस करना होता है ना, तो हम ये कहते हैं उसके पास यूजुअली दो ऑप्शंस होते हैं, डेट और इक्विटी। तवज्जो दीजिएगा। किसी भी कंपनी को फाइनेंस रेस करना है तो हम ये कह रहे हैं उसके पास फाइनेंस रेस करने के यूजुअली जराए दो होते हैं, डेट, इक्विटी। डेट का मतलब होता है कर्जा लो, बैंक से, इंडिविजुअल से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा ले लो। इक्विटी का मतलब है आप शेयर्स इशू करके पैसा रेस करो। किसी भी कंपनी को फाइनेंस रेस करना है तो फाइनेंस रेस करने के उसके पास यूजुअली टू सोर्सेज होते हैं, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करते हैं, डेट, इक्विटी। डेट का मतलब है कर्जा ले लो और इक्विटी का मतलब है शेयर इशू कर लो। आपको बताना होगा, इसमें नॉलेज देनी होगी कौन सा बेहतर है, कौन सा चीपर है। तो देखिए, वैसे तो हम ये बात जाके डिटेल में करेंगे, लेकिन याद रखिएगा एक कंपनी के लिए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस हमेशा कर्जा होता है। चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस हमेशा कर्जा होता है। सर इसको जरा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कंपनी के लिए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस कर्जा कैसे होता है। आप ये कह रहे हैं किसी भी कंपनी को फाइनेंस रेस करना है, उसके पास दो ऑप्शंस हैं, डेट कर्जा ले ले, इक्विटी शेयर इशू करके पैसा रेस करे। चीपर हमेशा डेट होता है। अच्छा, मेरे पास इसके बड़े सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं, मैं डिटेल में तो आपके साथ जब टॉपिक कर रहा हूँ तब बात करूंगा। देखें, कंपनी जब बंद होती है ना, खत्म होती है, तो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या है कि कंपनी के एसेट्स बेचो और पहले कर्जदारों को फारिग करो या शेयर होल्डर्स को फारिग करो। तो रूल ये, लॉ ये है कि जब कंपनी बंद होगी ना, तो पहले उसके एसेट्स बेच के फारिग किया जाएगा कर्जदारों को। शेयर होल्डर, इक्विटी वालों का नंबर सबसे आखिर में आएगा। अब सोचें, अगर इक्विटी वालों का नंबर सबसे आखिर में आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये लोग सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे, कि एसेट्स बेच के पैसे पहले कर्जदारों को बेचने, बचे तो इनको मिले, इनका तो नंबर आखिर में, इनका रिस्क सबसे ज्यादा है, इसलिए इनको रिटर्न भी सबसे ज्यादा देना पड़ता है। इक्विटी महंगा है, ज्यादा रिटर्न देना पड़ता है इनको, जबकि डेट सस्ता है, चीपर है, ठीक है। ये एक मेरे पास आर्ग्यूमेंट है कि यार लोग कहते हैं चीपर डेट क्यों है सर, जब कंपनी बंद हो रही होती है तो सबसे पहले फारिग किसको किया जाता है, मैंने कब, एसेट्स बेच के डेट होल्डर्स को। इक्विटी होल्डर, शेयर होल्डर का नंबर सबसे आखिर में आता है, तो रिस्क सबसे ज्यादा कौन ले रहा है, इक्विटी होल्डर, उनको रिटर्न भी सबसे ज्यादा देना पड़ेगा। डेट के चीपर होने की एक और वजह ये है
डेट से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, पता है आपको? डेट आपको टैक्स बेनिफिट देता है। सर डेट टैक्स बेनिफिट कैसे देता है? डेट प्रोड्यूस करते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। पीएनएल अगर आपने बनाया हो कभी, डेट प्रोड्यूस करते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट प्रॉफिट्स को क्या करती है? कम। और टैक्स को भी क्या करेगी? कम। तो देखें डेट से टैक्स बेनिफिट मिलता है। इक्विटी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं देती। इक्विटी से इंटरेस्ट प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो प्रॉफिट्स कम ही नहीं होते, तो टैक्स कम ही नहीं होता। देखें डेट का ये भी एक एडवांटेज है। जैसे बहुत सारे और एडवांटेजेस हैं कि डेट के अंदर बहुत लो या नो इशू कॉस्ट होती हैं। ये ब्रोशर प्रिंटिंग, अखबार में ऐड देना, ड्रामेबाजी, आईपीओ शाईपीओ, इशू कॉस्ट वगैरह नहीं होती। इक्विटी में इशू कॉस्ट बहुत होती है, महंगा पड़ता है। ब्रोशर छापो, आईपीओ करवाओ, पब्लिक ऑफरिंग करवाओ, अखबार में ऐड दो, वगैरह वगैरह। तो डेट ऐसा लग रहा है हर लिहाज से बेहतर है। खैर, आपको इसमें सबसे पहले डिस्कस करना है वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंक्लूडिंग डेट और इक्विटी। आपको डेट और इक्विटी को डिस्कस करना है, और इस्लामिक फाइनेंस। आजकल देखें दुनिया में बहुत हिट है इस्लामिक फाइनेंस। लोग कन्वेंशनल बैंक्स को छोड़ के इस्लामिक बैंक्स की तरफ आ रहे हैं, लेकिन एक जहन में दो नंबरी है यार, इस्लामिक फाइनेंस में दो ड्रामेबाजी है। कन्वेंशनल बैंकिंग में प्रॉफिट होता है, ये इंशाल्लाह प्रॉफिट कह देते हैं, वो सूद कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, ड्रामेबाजी। ये पता नहीं है, नॉलेज के बगैर लोग कमेंट करना शुरू कर देते। इधर आपको बताया जाएगा इस्लामिक फाइनेंस क्या है, सही है, गलत है, शरिया कॉम्प्लाइंट कैसे, ये तमाम बातें, तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है, अगर आप नोटिंग करना चाहें तो इसकी नोटिंग कर सकते हैं, एक अच्छी वैल्यूएबल बात है आपके लिए। तो अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे F9 का एक्सेस चाहिए। अच्छा, फिर इसके अंदर है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी होल्डर्स, कंपनी जब कर्जा लेती है ना, तो मैंने आपसे कहा कर्जा लेने के दो ऑप्शंस हैं, डेट और इक्विटी। कंपनी ने इक्विटी का मतलब है शेयर इशू करके कर्जा ले लिया। कंपनी ने इक्विटी का मतलब है शेयर इशू करके कर्जा ले लिया। भाई जब शेयर इशू करके कर्जा लिया तो उन लोगों को कुछ ना कुछ रिटर्न तो देना है ना। वो जो रिटर्न उन लोगों को देना है ना, वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। उस कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यार मैंने अपनी कंपनी के शेयर इशू किए भाई, और लोगों से पैसा ले लिया। अब मुफ्त में थोड़ी पैसा दिया हम लोगों ने, मुझे बदले में कुछ ना कुछ देना होगा। ठीक है, वो जो रिटर्न दूंगा ना, वो है कॉस्ट। ठीक है, तो आप समझे, मैंने शेयर इशू किए और मैंने पैसा ले लिया लोगों से, हम लोगों को कुछ रिटर्न तो दूंगा ना। वो रिटर्न मेरे लिए, कंपनी के लिए कॉस्ट है, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सिमिलरली अगर मैंने कर्जा लिया, डेट, फंड रेस किया, पैसा रेस किया कर्जे से, डेट से, मुफ्त में थोड़ी पैसा दिया डेट वालों ने, बैंक ने इंडिविजुअल मुफ्त में थोड़ी पैसा दिया, मुझे उनको कुछ ना कुछ देना होगा, जैसे मैं इंटरेस्ट दूंगा उनको, वो मेरे लिए कॉस्ट है भाई, कंपनी के लिए कॉस्ट है, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये जो टर्म्स आ रही है ना, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट, कुछ भी नहीं है यार। कर्जा लिया,
बदले में कुछ ना कुछ तो दोगे ना भाई, वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, जिनसे कर्जा लिया उनको बदले में कुछ ना कुछ दोगे, वो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। शेयर होल्डर से पैसा लिया है शेयर्स देके, तो भाई बदले में कुछ ना कुछ तो दोगे ना, डिविडेंड दोगे, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो आपकी सेकंड नंबर पे आ रहा है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इट। अच्छा, एनालाइज कैपिटल एसेट सेंसिटिविटी टू सिस्टमैटिक रिस्क, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, रिस्क फ्री एसेट्स, ये इसी के साथ रिस्क के साथ अटैच्ड है। अप्लाई रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, अप्लाई फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये सब रिस्क है भाई, ये सब रिस्क का एरिया है। अप्लाई रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, आपको रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स पता है सर, ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है? सब एरिया रिस्क मैनेजमेंट में है ना, तो ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है? देखें जी, जो कंपनीज फॉरेन करेंसीज में डील कर रही होती है ना, जो कंपनीज फॉरेन करेंसी में डील कर रही होती हैं, वो हर वक्त एक्सपोज होती हैं एक रिस्क के साथ जिसका नाम है करेंसी रिस्क। जो कंपनीज फॉरेन करेंसी में डील कर रही होती है ना, जो भी फॉरेन करेंसी में डील कर रहा है, वो हमेशा एक्सपोज होता है एक रिस्क के साथ, इसका क्या नाम है? करेंसी रिस्क। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बच्चा कहता है यार मैं ICW करूंगा, तो आपको पता है ना ICW यूके को, उसको लेट सपोज 400 पाउंड भरने, यार आपको देखो फॉरेन करेंसी भरनी है, आप सब एक रिस्क का शिकार होते हैं, खतरा, थ्रेट होता है दिल में, क्या पाउंड रेट बढ़ना आ जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई बच्चा CFA कर रहा है, उसको यार पता चला CFA की फीस भरनी है $1000, अब फॉरेन करेंसी में डील करनी है ना, तो हर वक्त डर होता है डॉलर ऊपर निकल ना जाए। ये लोकल करेंसी में रिस्क नहीं होता भाई। अब आप मुझे बताओ, आपको किसी को 50,000 रुपए देने, सर डॉलर बढ़ जाएगा, तो क्या हुआ भाई, आपको तो 50,000 रुपए देने। फॉरेन करेंसी में जब भी आप पेमेंट कर रहे होते हो ना, तो हर वक्त एक खतरा होता है कि यार डॉलर ऊपर ना निकल जाए, पाउंड ऊपर ना निकल जाए। दिस इज कॉल्ड करेंसी रिस्क। कंपनीज पे आ जाओ, एक कंपनी बैठी हुई है पाकिस्तान में भाई, एक कंपनी बैठी हुई है पाकिस्तान में, उसने 10 अक्टूबर को, ऐसी फर्जी डेट 10 अक्टूबर को, किसी US बेस्ड कंपनी से $1000 का माल बाय किया। बेटा कंपनी पाकिस्तान में, उसने 10 अक्टूबर को किसी US बेस्ड कंपनी से $1000 का माल बाय किया। ठीक है, न्यूज़पेपर में, अखबार में, गूगल पे चेक किया, डॉलर रेट था 150 रुपए का। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, $1000 का सामान लिया 10 अक्टूबर को, 150 रुपए का डॉलर का, ये हमें पड़ा 1,50,000 रुपए का, 1.5 लाख का। अच्छा, रियल वर्ल्ड में काम क्रेडिट पे होता है, तो सामने वाली कंपनी ने कहा भाई आप पेमेंट कर दीजिएगा 10 नवंबर को, पेमेंट कर दीजिएगा 1 महीने बाद, 10 नवंबर को 1 महीने का क्रेडिट लिया। 1 महीने बाद है ना, आप $1000 पे करने गए, आप मनी चेंजर के पास गए, बोला भाई ये $1000 जरा जो है ना वो इस बैंक अकाउंट में भिजवा दो। मनी चेंजर ने कहा ठीक है मैं $1000 भिजवा देता हूँ, लेकिन आपको पहले $1000 खरीदने होंगे, फिर मैं भिजवाऊंगा ना। अब आप किसी मनी चेंजर को जाकर बोले इस अकाउंट में $1000 भिजवा दो, बोलेगा पहले खरीदो मुझसे फिर मैं भिजवाऊंगा। आपने कहा ठीक है तुमसे खरीदता हूँ, फिर तुम भिजवा देना। उसने कहा भाई आज डॉलर है 170 रुपए का, आप बताओ आपको ये $1000 कितने के मिलेंगे? 1,70,000 रुपए के। खैर मजबूरी थी, खरीदा, $1000 खरीद लिया इससे और उस अकाउंट में भिजवा दी। यार आपने कोई लेट पेमेंट की नहीं, कोई गलती की नहीं, बैठे बिठाए देखो करेंसी मूवमेंट की वजह से आपको 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। दिस इज करेंसी रिस्क। मैं पाकिस्तान में, मुझे किसी US बेस्ड कंपनी से मैंने $1000 का माल लिया 10 अक्टूबर को, रेट है 150 रुपए, तो भाई 150 रुपए का डॉलर है और $1000 का माल लिया, 1.5 लाख रुपए हो गए ना। 10 नवंबर को पे करने गया ना $1000, तो पता चला 170 रुपए हो चुका है, 1,70,000 रुपए का मिला, नुकसान हो गया। दिस इज करेंसी रिस्क। उल्टी बात सीखो, आप पाकिस्तान में हो, आपने 10 सितंबर को किसी UAE बेस्ड कंपनी को 1000 दिरहम का माल सेल किया। आपने 10 सितंबर को पाकिस्तान में आप किसी UAE बेस्ड कंपनी को 1000 दिरहम का माल सेल किया। अखबार में चेक किया, दिरहम रेट था
₹42। आपने कहा चलो भाई 1000 दिरहम का माल सेल किया, ₹42 का दिरहम है, हमारे पास ₹42,000 देंगे। उन्होंने कहा भाई 15 दिन का क्रेडिट पीरियड दो, हम पेमेंट करेंगे 25 सितंबर को। आपने कहा ठीक है। वादे के मुताबिक उन्होंने 25 सितंबर को 1000 दिरहम भिजवा दिए। अच्छा, जब आपके पास उन्होंने 1000 दिरहम भिजवा दी तो पाकिस्तान में तो आपके काम के नहीं है ना 1000 दिरहम, पाकिस्तान में तो आपके काम के नहीं 1000 दिरहम। आप फौरन चाहोगे चेंज करवाना, आप मनी चेंजर के पास चेंज करवाने गए ना, उसने कहा भाई आज दिरहम ₹40 का है। कितने मिले? ₹40,000। क्या बैठे बैठाए करेंसी मूवमेंट की वजह से नुकसान हो गया? दिस इज करेंसी रिस्क। ये मैंने बड़े छोटे नंबर्स बताए। ये इतनी गंदी चीज है ना, ये इतनी गंदी चीज है, इसने कंपनीज को तबाह कर दिया। मेरा एक दोस्त है, गाड़ियों का काम करता है। उसको एक कस्टमर ने कहा भाई मुझे ये प्राडो मंगवा के दे दो। उसने जापान से मालूम किया, प्राडो थी $1,00,000 की। डॉलर रेट देखा, ₹140 था। उसने कहा सरकार, $1,00,000 की गाड़ी, ₹140 का डॉलर है तो ₹1,40,00,000 की तो नकद गाड़ी हो गई। ₹10,00,000 में अपना नफा रखूंगा, 1.5 करोड़ में दूंगा। सामने वाली पार्टी ने 1.5 करोड़ का चेक बना के उसको दिया, बोला भाई गाड़ी मंगो। उसने जापान में गाड़ी का ऑर्डर प्लेस किया, बोला 45 दिन में गाड़ी। अब जापान से गाड़ी चढ़ी, 45 दिन में आ गई। अब जब गाड़ी पहुंची, उसने चेक वेक की सही थी। जापान में उसने बोला चलो भाई मैं $1,00,000 भिजवा देता हूँ। अब वो $1,00,000 भिजवाने गया ना, पता चला डॉलर ₹160 का हो गया। यार उसको ₹1,60,00,000 देने पड़ेंगे $1,00,000 के, बस $1,60,00,000 देने पड़ेंगे तब $1,00,000 पहुंचेंगे। उसका तो नफा रख के 10 लाख का 1,50,00,000 लिए थे उसने, अब 1,60 भरने पड़े, नुकसान। ऐसा होता है। हाँ भाई, बहुत कंपनीज को ऐसा मसला हुआ है। इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स बड़े परेशान रहते हैं जब करेंसीज बड़ी रैपिडली हिट होती रहती है ना। ठीक है। इवन यार बच्चे, मैं देखता हूँ एसीसी की एग्जाम फीस पढ़नी, हर वक्त डर लगा हुआ है कि यार पाउंड रेट ऊपर ना लग जाए, दिस इज करेंसी। देखो बेटा, रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता है, तुम बचपन से सीख रहे हो कि रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता। आपको इस रिस्क को क्या करना है? मैनेज। और इस रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। यही आपका वो एरिया है, अप्लाई रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। क्या आप रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई करो। तो ये भी एक बड़ी मजेदार चीज है, आप अगर इसको नोट करना चाहो तो कर लो। अच्छा जी, तो ये पूरा फाइनेंसिंग एंड रिस्क एनालिसिस आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया कि वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बताएं, डेट, इक्विटी, शेयर्स, कर्जा, इस्लामिक फाइनेंस बताएं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, वही जो शेयर्स के ऊपर रिटर्न देना पड़ा है वो हमारे लिए कॉस्ट है, डेट के ऊपर, कर्जे के ऊपर जो रिटर्न देना पड़ा है हमारे लिए कॉस्ट है। ये बाकी 3 एरियाज रिस्क के थे, बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया। रिस्क होता क्या है कि फॉरेन करेंसी में जो डील कर रहे हो तो उनको पेमेंट करनी है, ट्रेड और ऊपर ना निकल जाए, पैसे आ रहे हैं, दिरहम आ रहे हैं तो ट्रेड गिर ना जाए, रिस्क है, इसको मैनेज करना। ठीक है।
आखिरी इसके अंदर भाई आपका एरिया है बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस का। आखिरी एरिया है भाई बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस का। अच्छा, अब इसमें क्या है भाई, प्रिपेयर बजट्स, प्रोजेक्शंस, फोरकास्ट यूजिंग एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। आपको बजट्स और प्रोजेक्शंस बनाने। ये चीज जो है ना ACCA के सबसे बेसिक पेपर F2 लेवल पे मौजूद है। बजट्स बनाना, हर चीज का बजट बनाना सिखाया जाएगा आपको। प्रोडक्शन का बजट, के प्रोडक्शन कितनी करनी है, सेल्स का बजट, माल बेचना कितना है, मटेरियल परचेज का बजट, माल कितना खरीदना है, लेबर बजट, वर्कर्स कितने हायर करने हैं, हर चीज की बजट का प्रोडक्शन। एनालाइज एन ऑर्गेनाइजेशंस कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ACCA F9 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वर्किंग कैपिटल का एक पूरा सेक्शन है। आपको पता है वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो डे टू डे ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। इसको हम क्लासिफाई करते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो डे टू डे ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है, क्लासिफाई करते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पे नजर रखो। उसको इन्वेंट्री की कितनी जरूरत है, उसको कैश की कितनी जरूरत है, उस पर नजर रखो। क्योंकि जब कंपनी की सेल्स बढ़ रही होती है तो उसको वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ाने पड़ते हैं। अगर इन्वेंट्री लेवल्स, रिसीवेबल्स लेवल्स कम हो रहे हैं तो कैश आ रहा होता है, उस कैश को इन्वेस्ट क्या करें। तो वर्किंग कैपिटल की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उन सबको एनालाइज करें। और लास्टली F9 का कोर एरिया, कंप्यूट NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड पेबैक पीरियड। ये भी F9 का बहुत कोर और फंडामेंटल एरिया, सबसे आसान एरिया। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, IRR निकालो, पेबैक निकालो। अच्छा भाई, अब देखें मसला ये है कि एक बच्चा सवाल करते हैं और हमारी आदत हम खुल के बात करते हैं भैया चीज। सर हम ये आपसे क्यों पढ़े, हम आपसे क्यों पढ़े, सीधी सी बात है भाई, इतने टीचर्स हैं क्यों हमसे पढ़े। अच्छा देखो, एक तो हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो मैनेजरियल एनालिसिस जो है वो जाहिर सी बात है सर सुमान मिर्चा वाला का एरिया, वो उनमें एक्सपर्टीज रखते हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेट करता है ACCA F9 F5। अच्छा, ACCA F9 मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो गए, यानी कि आप ये एरिया उस टीचर से पढ़ोगे जो 15 साल से एरियाज पढ़ा रहे हैं। ओके, और F9 पेपर के अंदर हमारे पास रेट्स आज तक कोई मैच नहीं कर पा रहा। हमारी नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड पोजीशंस का रिकॉर्ड ये सब सोशल मीडिया पे ACCA की वेबसाइट पे अवेलेबल है, कोई अपनी तरफ से बात नहीं, आप चेक कर लो। जितनी नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड पोजीशंस हमारी हैं वो कोई नहीं, किसी भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि शायद भैया ये पेपर तो नया है ना, हर टीचर नया पढ़ा रहे, हर टीचर नया पढ़ा रहे। ओके, तो क्योंकि ये नया पेपर है, हर टीचर नया पढ़ा रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास मिर्चा वाला के पास उसमें कटिंग है जी, कि हमारे लिए ये 14-15 साल पुरानी चीजें जो हम 14-15 साल से करा रहे हैं सेम टू सेम वही आके उड़ गई। अच्छा, नया पेपर आया तो जाहिर है इसके पास पेपर्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, नया पेपर आया तो इसके पास पेपर्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, सिर्फ एग्जाम्पल्स अवेलेबल होंगी। मैं किताब भी देख रहा था आपकी, पास पेपर्स तो अवेलेबल नहीं, सिर्फ किताब। तो लोग अपनी अपनी एग्जाम्पल्स बनाएंगे, और जो लोग ACCA में इन्वॉल्व नहीं है उनको ACCA के इससे रिलेटेड जबरदस्त किस्म के जो पास पेपर ने शायद उनका भी आइडिया ना हो कि यार कौन से पास पेपर जबरदस्त। अब वही हम 14-15 साल से पढ़ा रहे हैं तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूरा आप समझे चाट चुके हैं, हमें पता है कौन सा पास पेपर रिस्क मैनेजमेंट का है, कौन सा पास पेपर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का है। ओके, तो आपको अच्छी पास पेपर प्रैक्टिस भी मिलेगी हमारे पास, और आप एक ऐसे बंदे से पढ़ोगे जिसके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 15 ईयर एक्सपीरियंस है। ओके, बाकी ऑलवेज डेमो क्लासेस वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। तो ये इस कोर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। बाकी आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमारी जो क्लास होगी उसमें हम बाकायदा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, सी यू, अल्लाह हाफिज।